जिंदगी की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते। जब लोग दिल में आपको जगह दे दें तो समझ जाना पास हो गए आप। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अविनाश आप सभी का एएसपी क्लासेस में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं तो गेस करने की ज़रूरत है क्या? आप लोगों के सामने है, समझ जाओ हम लोग क्या सीखने वाले हैं। मैथ की ये क्लास है और मैथ बिना नंबर्स के कल्पना करना थोड़ा सा मेरे हिसाब से असंभव है। तो इससे पहले कि हम लोग मैथ्स पढ़ें, मैथ्स पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे ये नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, आपकी प्यारी सी स्माइल वाली गिफ्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे दोस्त। तो आपकी प्यारी सी स्माइल मुझे जल्दी से दे दो। और आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ ही शुरू करते हैं आज का ये मुकदमा। ये मुकदमा क्या है तो वो है संख्याएं, नंबर्स। सबसे पहले तो दो शब्द समझते हैं, संख्या और अंक। संख्या का मतलब नंबर और दूसरा शब्द होता है अंक। अंक का मतलब होता है डिजिट। संख्या देखो, आप 0 से लेकर के 9 तक जब वह इकाई में रहता है, यानी कि एक ही अंक होता है, मतलब 0 से लेकर के 9 तक को आप बुलाओगे अंक। और इस 0 और 9 को मिलाने के बाद जितने भी आप फॉर्मेशन देखोगे, यानी कि 9 के बाद आ गया 10, यानी 1 एंड 0 मिल गया तो बन गई ये संख्या। अर्थात एक संख्या में कई अंक हो सकते हैं, यानी एक नंबर में कई डिजिट होते हैं। और इन डिजिट को हम लोग ही इकाई, दहाई या सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे स्थानों के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग इस नंबर के जाल में घुसे, हम लोग सीधे सीधे समझते हैं कि आज तक हम लोगों ने कितने तरह की संख्याओं के बारे में बात किया है। हालांकि आप लोगों ने किताबों में बहुत बार पढ़ा होगा कि पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होता है। आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर क्या होता है। और आपने ज़रूर ये देखा होगा कि p/q के फॉर्म में जिसको बदल सकते हैं उसे रैशनल नंबर कहते हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे तो यही, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होगा। अब तक हम लोग थियरी वाली परिभाषा पढ़ रहे थे, आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रैक्टिकल परिभाषा, यानी कि प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है। थोड़ा सा अजीब है ना, लेकिन जब आप पूरी क्लास देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसको समझाने के लिए मैं 2-3 प्रश्न करता हूँ। यदि मैं आपसे पूछूं कि 0 यानी कि 0, क्या 0 परिमेय संख्या है? मैं आपसे सवाल पूछूं क्या पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? मैं बोल दूं -2, क्या ये पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है? मैं बोल दूं 0, क्या एक सम संख्या है या विषम संख्या या इनमें से कोई भी नहीं है? मैं बोल दूं क्या 1 अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है या भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है? इनमें से कौन सा होगा? अगर मैं अकस्मात पूछूं और कॉम्प्लेक्स करके यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करके ऑप्शन दे दूं तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाएं कि ये वाली मारूं या ये वाली मारूं। लेकिन जब आप इसके प्रैक्टिकल परिभाषा को जानोगे तो इस तरह के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे। तो एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जामिनेशन हो, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी, रेलवे के और एग्जामिनेशन जो भी हो, अगर ये एग्जामिनेशन होंगे तो मैथ्स में इस तरह के प्रश्न के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहो और बिल्कुल ना डरो। इसी के लिए आज का ये टॉपिक बता रहा हूँ। तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और आपकी प्यारी सी स्माइल मेरी तरफ आ गई होगी, उसे वो मैं पकड़ लेता हूँ और जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। वो क्या है तो वो है संख्याएं। तो आज तक हम लोग बउआ जितने तरह के नंबर्स के बारे में सुने हैं, चाहे वो वास्तविक संख्या हो, काल्पनिक संख्या हो, परिमेय संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, सम संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, चाहे जितना सुने होंगे उन सबको कंबाइंड रूप से एक घर में रख दो तो उस परिवार को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर या इसे कंप्लीट नंबर भी कहा जाता है।
कंप्लीट नंबर भी कहा जाता है। इसे हिंदी में, हिंदी नाम नीचे लिख देता हूं, सम्मिश्र संख्या या इसे संपूर्ण संख्या कहा जाता है। और यह संपूर्ण संख्या आगे चल करके दो भागों में बटेगी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जितना नंबर पॉसिबल है वो सब ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इसको आगे चल के मैं दो भागों में बांट दूं तो ये बट जाएगा किन किन नामों से। तो इसमें से एक भाग को कहेंगे वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे इसको? वास्तविक संख्या। और जो दूसरा वाला नंबर होगा उसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक संख्या। इसे काल्पनिक या अवास्तविक भी बुला सकते हैं। अब इसके इंग्लिश नाम को भी जान लेते हैं। इसे हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग इमेजिनरी के नाम से जानते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है, इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। या बात समझ लो कि ऐसे नंबर्स जिनको हम यूजुअली या प्रायः किसी कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हो और उसका कैलकुलेशन पॉसिबल हो। प्रैक्टिकल परिभाषा समझना, किताबों में जो किताबी परिभाषा है वो आप रट लेना, वो परिभाषा पूछने वाला एग्जाम में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आप सही आंसर टिक कर पाओगे। तो जितने भी नंबर्स कैलकुलेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं, इनको एक संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर दिखाया जा सकता है, उन सभी नंबर्स को हम लोग वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहेंगे। और ऐसे नंबर्स जिनको कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब कुछ एक जगहों पर चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग किसी भी नंबर को एनीथिंग, ए लिख दो मतलब कोई भी नंबर को अगर हम 0 से भाग देते हैं तो यह एक काल्पनिक संख्या होगी, अर्थात इसका कोई निश्चित मान पता नहीं होगा। इसे इन्फिनिटी कह के बुलाएंगे। यानी कि ऐसा नंबर जिसका कोई नियत या निश्चित मान नहीं हो। किसी भी संख्या को 0 से भाग दो तो मैं कह दूं किसी भी नेगेटिव नंबर का, कोई भी नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर कोई भी हो, चाहे वो -2 हो, -5 हो, माइनस करोड़ हो, कुछ भी, उसका अगर रूट अंडर निकालते हैं तो यह भी एक इन्फिनिटी नंबर आता है। अर्थात ऐसा नंबर आएगा जिसका कोई नियत मान नहीं होगा। अर्थात ये संख्याएं सिर्फ कल्पना में होंगी, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। उम्मीद करता हूं आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने कल्पना वाली कौन सी संख्या की बात करी है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इक्वल्स टू, आप कह सकते हो कि यह अपरिभाषित होगा, इसका कोई नियत मान नहीं होगा। किसी भी नेगेटिव नंबर का रूट अंडर निकालो तो भी यह अपरिभाषित होगा और इसका कोई भी लीगल वैल्यू नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसको इमीडिएटली छोड़ देते हैं और हम लोग कहाँ चले आते हैं? रियल नंबर्स पे। रियल नंबर आगे चल करके दो भाग में बटेगा, जिसमें से एक को हम लोग अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, मैं बोल देता हूँ, इंग्लिश मीडियम में अगर कोई हो तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ले लेगा तो फिर आगे का ग्राफ नहीं खींच पाऊंगा, दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग इसे इर्रेशनल नंबर समझना। और ये आपका परिमेय संख्या, जिसे आप लोग रैशनल नंबर के नाम से जानते हो, परिमेय संख्या। और आज तक बचपन से क्या पढ़ा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, हमारा परिमेय संख्या होता है। मतलब इसे हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब जैसे ही नीचे वाला 0 हो गया, हर के जगह पे 0 हो गया, डिनोमिनेटर की जगह पे 0 हो गया, तो वो तो काल्पनिक हो जाएगा। इसलिए 0 के बारे में तो नीचे सोचना ही नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? एनी यहाँ पर p/q के रूप में रखें, लेकिन q बराबर नहीं हो 0 के। ये तो बचपन से पढ़ी गई परिभाषा है। अब हम लोग ये सोचते हैं कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं कि ऐसी संख्या, देखो प्रैक्टिकल परिभाषा, ये किताबों में लिखी भी नहीं मिलने वाली, ऐसी संख्या जिसके हर पर 0 के अतिरिक्त कोई भी नंबर हो। ऐसी संख्या जिसके हर यानी कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले माले पर, 2 महल है, ऊपर का महल नीचे का महल,
तो ऊपर के महल यानी नीचे वाले महल पे शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या हो उसे ही हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, तो मैं कह देता हूं ऐसी संख्या यानी कि ऊपर पे एनीथिंग हो और नीचे में क्या हो, शून्य यानी जीरो के अलावा, शून्य के अलावा। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा, आप लोग समझने के लिए इसको समझ लो कि शून्य के अलावा अन्य कोई भी नंबर हो। इसकी प्रैक्टिकल परिभाषा क्या देंगे, ऊपर पे तो कुछ भी हो लेकिन नीचे में शून्य के अलावा यानी कुछ शून्य को छोड़कर, यानी है तो वही चीज लेकिन इसको समझने के लिए अच्छे से समझ लेना। अब इसको एक और प्रैक्टिकल बात से समझ लेते हैं कि यदि कोई नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो कोई संख्या रेखा है, तो इसका इस संख्या रेखा पर एडजेक्ट फिक्स लोकेशन होगा कि अगर मैं बोल दूं कि यहां पर है तो वो 2 होगा, यहाँ पर है तो वो 2.1/2 यानी कि 2.5 होगा, या 1/2 होगा, 7/5 होगा, 15/8 होगा, उसका एक फिक्स सर्टेन लोकेशन होगा इस नंबर लाइन पर। तो इसकी प्रैक्टिकल परिभाषा में क्या याद रखोगे कि जिसको संख्या रेखा पर एक निश्चित जगह पर दर्शाया जा सके, हमें नियत पता हो कि इसकी स्थिति संख्या रेखा पर यहाँ पर ही होगी, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन अपरिमेय का यानी इरेशनल का क्या होगा, तो इसको इस जगह पर नहीं लोकेट किया जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल पे तौर देता हूँ कि इसको भी मैं मिटा देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ 3.1435 मैं यहाँ पर 8 पॉइंट ही ले लूँ ताकि आपको पाए ना दिखे। ये 8.143589 एंड ये नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रैकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग यानी कि यहाँ के बाद कोई रिपीट ना हो, और अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल हो, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग भी हो और अनस्टॉपेबल हो, ये जाता जाए जाता जाए जाता जाए। तो मैं यहीं पर इसको कर देता हूँ कि ये अनस्टॉपेबल हो, यहीं से समझने के लिए। तो मैं इसे संख्या रेखा पर तो दिखा सकता हूँ कि ये 0 है, 4 है, 8 है, 16 है मान लो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये 8 से ऊपर है, यानी यहाँ मान लो ये यहाँ पर 9 है। मैं ये कह सकता हूँ कि 8.14 से ऊपर है और 8.14 से ऊपर है और 8.15 से नीचे है, लेकिन इस बीच में कहाँ पर है हमें नहीं पता। यानी कि इसका इस संख्या रेखा पर कोई भी एडजेक्ट लोकेशन होगा ही नहीं। हमको अगर मैं कह दूं कि 3.12 एंड सो, अब मैं बोल दूं तो मैं इसको कहूँगा, ये कहाँ दिखाऊंगा, मैं कहूँगा ये 3.12 से तो बड़ा है, लेकिन 3.13 से ये छोटा भी है, लेकिन बीच में एडजेक्ट कहाँ है नहीं पता। अगर ये नॉन रिपीटिंग है और अनस्टॉपेबल है, यानी कि इसको अनंत काल तक ये बढ़ता जाए और रोका ना जा सके, तो ऐसे नंबर्स हो तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बात ये करते हैं कि पाई फिर क्या है। तो वो याद रखना, पाई क्या है, ये एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। जबकि आप 22/7 के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये तो एक फिक्स है, ये तो p/q के रूप में है और नीचे वाला तो 0 भी नहीं है, तो ये कन्फर्म क्या है, ये मेरा परिमेय यानी कि रैशनल नंबर है। बिल्कुल सही है। तो कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, बचपन से गुरुजी ने पढ़ाया था कि पाई = 22/7, पाई का मान 22/7 के बराबर होता है। तो अगर पाई का मान 22/7 के बराबर होता है तो पाई अपरिमेय कैसे और 22/7 परिमेय कैसे। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो कि ऐसा क्यों होगा। वैसे मैं किसी अलग वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि पाई का पूरा स्टोरी क्या था। मैं ये भी बता दूंगा कि कैसे यूनानियों ने
किसी पहिए को परफेक्ट गोल बनाने के लिए 22 पूरी परिधि के रूप में नाप लिया होगा और त्रिज्या के रूप में 7 लिया होगा और उसका अनुपात को ही कैसे पाए बताया होगा, जरूर बताऊंगा। वैसे आप लोग समझ गए होंगे कि किसी वृत्ताकार यानी कि वृत्त के परिधि और उसकी त्रिज्या यानी कि सरकमफेरेंस और उसके रेडियस का रेशियो ही पाए होता है। और ये 3.14 एंड सो नॉन रिपीटिंग और अनस्टॉपेबल होता है, इसीलिए पाई का मान कभी भी 22/7 के बराबर नहीं होगा। अब क्या याद रखोगे, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7 यानी लगभग बराबर होता है 22/7 के। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे। तो पाई का मान 22/7 नहीं होगा, ये लगभग बराबर होता है, इसलिए पाई नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, अनस्टॉपेबल होगा। ठीक है, तो पाई क्या है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ना ही ये रुकेगा ना ही ये रिपीट होगा, ये इसलिए अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आगे चल के बताऊंगा अभाज्य संख्या। किसी भी अभाज्य संख्या को रूट अंडर निकालोगे तो वो हमेशा अपरिमेय ही आता है, यानी कि √2, √3, √5 एंड सो। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो हम 10th क्लास में पढ़े थे कि साबित करो √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या। जी हाँ, हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है और बाद में साबित कर दिया था कि हमने जो माना था वो पूरी तरह से गलत था। तो क्या हो गया, वो हमारा साबित हो गया था कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग इस ग्राफ को अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं कि अपरिमेय हो गया, परिमेय हो गया। तो परिमेय में और नंबर्स हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल। मैं कह दूं क्या 2 एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। जहां पर नीचे के माले पर कुछ ना लिखा हो वहां अपने आप 1 होता है। मैं कह सकता हूं 3 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल 3/1। मैं कह दूं -5 क्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल -5/1। ये सभी के सभी परिमेय संख्या होंगे क्योंकि नीचे में अपने आप 1 लगा हुआ है। तो मैं इस एग्जाम्पल को मिटा देता हूं, आप लोग अपने नोटबुक पे बिल्कुल अच्छे से लिख लेना। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर आगे चल के 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक जिसमें नीचे के माले पर 1 ही हो और एक जिसमें नीचे के माले पर 1 के सिवा कोई और हो, यानी कि एक को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या, या मैं इसको पहले लिख देता हूं इधर, एक को कहेंगे हम लोग भिन्न संख्या, फ्रैक्शन, भिन्न फ्रैक्शन कहेंगे, और दूसरे को हम लोग पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। भिन्न कहते हैं किसको? तो भिन्न कहते हैं ऐसी संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसके नीचे के माले पर, नीचे यानी कि हर के स्थान पर, इसका प्रैक्टिकल परिभाषा देखना, हर क्या हो इसका, हर 0 या 1 के अलावा कोई अन्य हो। हर क्या हो, हर के जगह पे क्या हो, हर बराबर क्या हो, हर हो, शून्य तो होगा ही नहीं, शून्य तो पहले ही छटा हुआ था। तो हर के जगह पे 1 के अलावा कोई भी अन्य संख्या हो सकती है, यानी 1, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, प्लस या -1 के सिवा कोई भी होगा तो उसे हम लोग भिन्न कहेंगे। हालांकि आप लोगों ने भिन्न के बारे में किताबी परिभाषाएं पढ़ी होंगी, वो आज भी हैं, प्लीज़ उसको पढ़ लेना, लेकिन हमको प्रैक्टिकल परिभाषा जानना है। हर के जगह पे क्या होना चाहिए, प्लस या -1 को छोड़ दो, प्लस या -1 को छोड़ दो, तो उसके अलावा कोई भी हो। जैसे मैं कह दूं 5/7, मैं इसको क्या कर सकता हूं, ये भिन्न है। मैं कह दूं 2/1, ये भिन्न नहीं होगा, ये तो पूरा पूर्णांक हो जाएगा क्योंकि नीचे के माले पर 1 है। क्या बोला, 1 -1 छोड़ दो, यानी -1 भी रहेगा तब भी ये -2 बनेगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है, ये भी मेरा भिन्न नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं जैसे ही इसको 3 लगा देता हूँ, ये कन्फर्म क्या हो जाएगा,
भिन्न हो जाएगा। मैं -3 भी लगाऊंगा तब भी ये भिन्न कहलाएगा। तो आप कह सकते हो कि भिन्न वह संख्या होगी जिसके हर पर 0 या +1 या -1 के अलावा कोई भी अन्य संख्या हो, या कोई भी अन्य संख्या या अंक हो। अब आ जाते हैं पूर्णांक पर। इसी का ठीक उल्टा, 0 तो खैर ना इसमें होगा ना इसमें होगा। इसमें बोला हर के स्थान पर फिक्स क्या हो, हर बराबर हमेशा क्या हो, प्लस या -1 हो। इसमें फिक्स क्या है, या तो +1 होगा या तो -1 होगा। प्रैक्टिकल परिभाषा हुआ, मैंने कहा किताब में ऐसे नहीं लिखा मिलता, लेकिन आपको ऐसे ही समझना होगा ताकि सही उत्तर कर सको उस तरह के प्रश्नों का जो मैंने शुरू में पूछा था। तो पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जिसके हर पर या तो +1 हो या तो -1 हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। कहो कि सर करके दिखाइए, तो चलो मैं लिख देता हूँ 2 का मतलब नीचे में अपने आप 1 है। मैं कह दूँ -2 का भी नीचे में अपने आप 1 है। मैं कह सकता हूँ सर 2 के नीचे में अगर -1 लगा दूँ तो तब भी ये हो जाएगा बराबर -2, मतलब ये भी हमारा पूर्णांक संख्या है। नाम से ही पता चलता है पूर्ण अंक, यानी पूरा पूरा अंक हो, भिन्न बिल्कुल भी ना हो, नीचे का माला खाली हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक, अंग्रेजी में इंटीजर बुलाएंगे इसे। हालांकि आगे चल करके इस इंटीजर के भी, वैसे किताब में क्या परिभाषा पढ़ा था, ऐसी संख्याओं का परिवार जिसमें धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर्स, ऋणात्मक अर्थात नेगेटिव नंबर्स और 0 तीनों शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्णांक कहेंगे। सर अभी तो 0 भी आया, आपने तो 0 बोला नहीं। बिल्कुल, 0 को आप 0/1 लिख सकते हो, तो नीचे के माले पर यहाँ भी तो 1 है, तो 0 क्या होगा, यह एक पूर्णांक संख्या होगा। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ही हुआ होगा, और इतनी बात सीख गए तो प्यारी सी स्माइली वाले गिफ्ट भेजते जाओ और मैं उसको कैच करता चला जाऊंगा। ठीक है, ताकि मैं और अच्छी बात बताऊं आप लोगों ने जो गौर भी ना किया हो छोटी छोटी बातों पे। तो पूर्णांक संख्या हम लोगों ने क्या देखा, जिसके हर पे क्या हो, प्लस या -1 हो। ये पूर्णांक संख्या आगे चल करके मूल रूप से ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्या अर्थात पॉजिटिव नंबर्स, और एक जो ऋणात्मक या धनात्मक कोई भी ना हो जिसे हम लोग 0 के नाम से जानते हैं उसमें बदल जाएगी। तो नेगेटिव ही हो गया। धनात्मक, इसे ही हम लोग नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या बुलाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, आप समझ जाना, इसे ही हम लोग प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर बुलाते हैं। अगर मैं इन दोनों को एक साथ शामिल कर दूं, अर्थात किन दोनों को एक साथ शामिल कर दूं, तो शामिल कर देता हूं 0 को और पॉजिटिव को, यानी कि 0 और प्राकृत संख्या मिला दूं, इसे ही पूर्ण संख्या या होल नंबर के नाम से जानेंगे। अंग्रेजी मीडियम वाले भी ध्यान से समझना, पूर्ण संख्या को ही होल नंबर बुलाते हैं, प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर बुलाते हैं, पूर्णांक को इंटीजर बुलाते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन बुलाते हैं, परिमेय को रैशनल बुलाते हैं, अपरिमेय को इरैशनल बुलाते हैं, वास्तविक रियल, काल्पनिक को इमेजिनरी, और कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या को बुलाया जाता है। तो पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब ये होल नंबर का मतलब क्या हुआ, तो होल नंबर में 0 भी आएगा और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। तो हम कह देंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होंगी, तो हाँ बिल्कुल, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगी। लेकिन क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक तो 0 इससे अलग हो जाता है, 0 तो प्राकृत संख्या है नहीं। तो आप कह देंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। अब आगे चल करके ये प्राकृत संख्या 2 भाग में बटेगी, एक जिसे हम लोग सम संख्या के नाम से जानेंगे, एक जिसे हम लोग विषम संख्या इवन और ऑड के नाम से जानते हैं, इवन और ऑड के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग होल, ठीक है, इवन या ऑड के नाम से जानते हैं। प्राकृत मतलब नेचुरल, इवन ऑड के नाम से जानते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे मतलब डिविजिबल ना हो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या 0 सम संख्या है, तो क्या 0 सम संख्या है, तो जवाब है हाँ, 0 एक सम संख्या है। तो सवाल ये उठता है कि क्यों है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो लगा के देखते हैं। हम लोग 0 को 2 से भाग देते हैं,
इससे पहले हम लोग शून्य को 2 से भाग दें, हम लोग एक छोटे और नंबर को भाग देते हैं, 5 को 2 से भाग देते हैं। तो हमको 2 का टेबल पढ़ना है, 2 बार पढ़ा 2 दूना 4, 3 बार पढ़ा तो 2 तिया 6। अगर हम लोग 3 बार लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बार में नहीं लगाते, एक कम बार लगाते हैं। एक कम बार लगाएंगे तो 2 बार लगाएंगे, 2 दूनी 4 लगाएंगे और एक शेष बच जाएगा। उसी तरह से अर्थात 5 2 से डिविजिबल नहीं है। अब वही काम करते हैं, 2 को हम एक बार लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो हम एक कम बार लगाएंगे। एक कम बार कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर 1 है तो 1 पीछे चले जाएंगे तो 0 बार में लगाएंगे। 2 गुना 0 0 और ये पूरा पूरा कट गया। तो इससे साबित होता है कि ये 0 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, 0 क्या है, वो एक सम संख्या है, क्योंकि वो 2 से विभाजित हो जाती है। आप तो कहोगे सर ये तो 3 से भी कट जाएगी, उससे हमें क्या, हमें तो सिर्फ इससे लेना देना था कि 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। 2 से कट गई, हमारा 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, मुझे क्या लेना देना। मेरा मतलब सिर्फ इतने से था कि 2 से कटती है या नहीं। यदि 2 से कट जाती है देन वो है, उसके अलावा वो हजारों से करे हमको उससे कोई लेना देना नहीं। जैसे 6 एक सम संख्या है, ये 2 से कटती है ना, लेकिन ये 3 से भी कटती है, उससे मुझे क्या, 2 से कट गई मतलब ये सम संख्या है। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपके चेहरे पर ये सब जान करके खुशी तो ज़रूर आ रही होगी। और हंसते रहो, हंसने का ही नाम ज़िंदगी है। इस छोटी सी ज़िंदगी में, मैं अक्सर कहा करता हूँ, इस छोटी सी ज़िंदगी में न जाने लोग कैसे गम के लिए वक्त निकाल लेते हैं। और अपने मन की हालत कभी भी गिरने मत देना दोस्त, क्योंकि लोग तो गिरे हुए मकान की ईंटें भी उठा कर लेके चले जाते हैं। ऐसा तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है तो जिया ही हूँ। जब प्रैक्टिकल परिभाषाएं जोड़ता हूँ तो प्रैक्टिकल ज़िंदगी भी जीता हूँ। हमेशा खुश रहो और कभी किसी के लिए आंसू मत बहाओ, कभी किसी के लिए आंसू मत बहाओ, क्योंकि वो इंसान कभी भी आपके आंसुओं के लायक ही नहीं है। और जो आपके आंसुओं के लायक होगा ना बुआ, आपको कभी रोने ही नहीं देगा। ये याद रखना, ज़िंदगी का यही मंत्र है। तो अपनों की पहचान ऐसे ही करना। ये तो ज़िंदगी बड़ा मतलब ही है। कभी इंसान आएंगे, मतलब निकालेंगे, चले जाएंगे, और आप उस टेंशन में हाथ मलते रहोगे कि भाई उसने ऐसा किया क्यों। ऐसा मत करना। ज़िंदगी में ये भी याद रखना कि रास्ते में मिलने वाले हर कुत्ते को अगर आप ईंट मारोगे, अपनी मंजिल पर कभी समय पर नहीं पहुंच सकते। ज़िंदगी है तो मुश्किलें हैं, और मुश्किल ना हो तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। ये तो मैंने पहले भी कहा है और आगे भी कहता रहूँगा। इसलिए प्लीज़ मुस्कुराते रहो, उसी में मेरी खुशी है, उसी में आपकी ज़िंदगी की खुशी है, उसी में आपके माँ बाप की खुशी है, आपके अपनों की खुशी है, आपके सब चीज़ की खुशी है। और आपकी स्माइल, आपकी खुशी बनी रहे, बरकरार रहे, हमेशा यही दुआ करूँगा। बस 2-3 छोटी छोटी बातें इसको कर लेते हैं, फिर आज की वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सम विषम को समझ गया। तो कहोगे सर अभी तक तो अभाज्य संख्या आया ही नहीं। आएगा, अब आएगा। इसी प्राकृत संख्या में यदि हम लोग एक को छोड़ दें, एक को छोड़ दें, तो जितनी संख्याएं बच गई, 1 को छोड़ दो तो उसका बंटवारा करते हैं। एक को छोड़कर जब प्राकृत संख्याओं को बांटेंगे तब ये 2 भाग में बटेगा। उसमें से पहला भाग कहलाएगा अभाज्य संख्या, या इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। इसे अभाज्य भी कहेंगे या इसे रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर बुलाएंगे। और दूसरा होता है भाज्य संख्या। भाज्य, इसे यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं भाज्य या यौगिक। अंग्रेजी में इसे कंपोजिट बुलाते हैं। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब सवाल उठता है प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर कहते हैं ऐसे नंबर्स को, प्राइम नंबर कहते हैं ऐसे नंबर्स को जिनको विभाजित करने वाले यानी कि काटने वाले यानी कि उसके फैक्टर्स केवल और केवल 2 हो, केवल 2 संख्या। मतलब देखो यार, मैं कह दूं 4, 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। मैं कह दूं 3, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। मैं कह दूं 15, मैं कह दूं 9,
9, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। मैं कह दूँ 15, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। हर जगह पर एक चीज़ देखो तो 1 और वो खुद वाली संख्या हर किसी में आता है। तो ये तो तय है कि ये 2 नंबर्स हमेशा सारे नंबर्स को काटेंगे, 1 और स्वयं वाली संख्या। लेकिन इसके अलावा अगर कोई अन्य काटने वाला ना हो, जैसे कि आप देखो इस 3 में केवल 1 और 3 ही काट रहा है, मैं बोल दूं 5, उसमें केवल 1 और 5 ही काटेगा, इसके अलावा कोई अन्य ना हो, तो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे। यानी ऐसे नंबर्स जिसके अपवर्तक यानी फैक्टर की संख्या केवल और केवल 2 हो, या तो वह 1 से कटेगा या तो वो स्वयं से कटेगा, और केवल 2 ही हो, ना ज़्यादा ना कम, उसे हम लोग प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहेंगे। और ठीक इसका अपोजिट ने कह दो कि जिसके अपवर्तक 2 से ज़्यादा हो जाए, 1 भी ज़्यादा हो जाए, जैसे कि 9, जैसे कि 15, जैसे कि 4, 1 भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम लोग भाज्य या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर के नाम से जानेंगे। यानी कि इसके कम से कम 3 अपवर्तक होंगे, कम से ज़्यादा जितना हो जाए, कम से कम 3 अपवर्तक या फैक्टर हो जाएंगे, और जिसके फिक्स 2 ही हो, ना ज़्यादा ना कम, केवल 2 अपवर्तक हो भाज्य, और कम से कम 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक जितना भी हो जाए उसको हम लोग भाज्य संख्या के नाम से जानेंगे। तो अभाज्य, रूढ़ या प्राइम, ढेर सारे नाम है इसके, और उसी तरह से भाज्य, यौगिक या कंपोजिट इसे बुला सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर वो कौन सी होगी, तो 4 होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होगी। अब सवाल उठता है 1 क्या होगी, तो 1 क्यों इस ग्रुप से बाहर है, इस बात से समझो 1 केवल 1 से ही कटता है, या स्वयं संख्या भी 1 ही है, तो इसमें से ये तो तय हो गया कि इसके अपवर्तक की संख्या केवल 1 होगी। और हमने परिभाषा क्या पढ़ा था कि कम से कम 2 रहेगा तो अभाज्य, 2 से ज़्यादा रहेगा तो भाज्य। तो 1 में तो 1 ही है, तो कम से कम 2 पूरा ही नहीं हुआ, तो 1 ना ही अभाज्य होगा और ना ही ये भाज्य होगा। इसके लिए 3 चाहिए, वो भी नहीं है, इसके लिए कम से कम 2 चाहिए, वो भी नहीं है, मतलब इसके लिए 2 चाहिए वो भी नहीं है, इसके लिए कम से कम 3 चाहिए वो भी नहीं है, तो ये कभी भी ना भाज्य होगा ना ही अभाज्य। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, याद रखना, ना ही ये प्राइम होगा ना ही ये कंपोजिट होता है। तो इस तरह से आप लोगों ने संख्याओं का जाल देखा कि कैसा होता है, और इसकी प्रैक्टिकल परिभाषा समझाने की मैंने कोशिश की थी, और आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें और भी जोड़ी जा सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, काम की सारी बातें बता दी है। अब आप लोगों को मैं अगली क्लास में जब भी एंटर करूँगा, तो जब भी मतलब जल्दी ही करूँगा, अगले दिन करूँगा, तो उसमें कुछ प्रश्न रखूँगा कि उसमें कैसे, मतलब मान लो कि मैं बोल दूँ, मैं अभी ही लिख देता हूँ, आप लोग 2 4 5 प्रश्न की एनीथिंग टू दी पावर 0 बराबर क्या होता है, तो ये हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या पर शून्य का पावर रख दो तो 1 होता है। तो अब मैं बोलूँ कि 0 के ऊपर पावर 0 रखेंगे तो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना। आगे अच्छे प्रश्न के साथ, अच्छी बातों के साथ, मीठे बोल के साथ आता रहूँगा, और बदले में आपकी प्यारी स्माइल वाली गिफ्ट लेता रहूँगा। लव यू मेरे दोस्तों, मेरा सपोर्ट करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करना और कमेंट भी करना। मेरी आगे की क्लासेस, आपके कमेंट के बाद मेरा मनोबल बढ़ेगा तो और बेहतर लेके आऊँगा। मैं कितना भी थका रहूँ आपकी स्माइल लेता रहूँगा। तो अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, सुरक्षित रहना, और ASP क्लासेस को सब्सक्राइब करना। जय हिंद मेरे दोस्तों।